नमस्ते नाना जी। विपिन बाइक से उतरा और अपने नाना जी के पास गया। विपिन। नाना जी उठ खड़े हुए। उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। तुम यहां अचानक कैसे आ गए? तुमने पहले से क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हारी नानी से कहकर तुम्हारे लिए अच्छा भोजन बनवाता। अरे ठीक है नाना जी, मुझे कुछ भी चलेगा, विपिन ने हंसते हुए कहा। इसके बाद वे घर के अंदर चले गए और विपिन ने अपनी नानी को खाना बनाने में मदद की। फिर वे एक लकड़ी की मेज के चारों ओर खुशी से बैठे और साधारण दोपहर के भोजन का आनंद लिया। विपिन, आजकल सब कैसा चल रहा है? कामकाज सब ठीक है? नाना जी ने पूछा। नाना जी, मैंने कुछ दिन पहले ही नौकरी छोड़ दी थी। हाल ही में मेरी कुछ अमीर मालिकों से जान पहचान हुई है और अब हम देसी औषधियों का व्यापार करने की सोच रहे हैं। दरअसल मैं यहां उसी संबंध में एक जगह देखने आया हूं। नाना जी ने उसे आश्चर्य से देखा, फिर खुश होते हुए बोले, बेटा, यह तो बहुत अच्छी खबर है। ये अमीर मालिक महत्वपूर्ण लोग हैं, तुम्हें इन संबंधों को संभाल कर रखना चाहिए। विपिन बेटा, ये सब तो ठीक है, लेकिन तुम किस तरह की जगह की तलाश कर रहे हो? मैं औषधीय जड़ी बूटियों के बागान के लिए जमीन की तलाश कर रहा हूं। जड़ी बूटियों का बागान? नाना जी को एक विचार आया। क्यों ना तुम पहाड़ों में जाकर कोई जगह देखो, वहां जड़ी बूटियों के लिए सही वातावरण मिल जाएगा। अच्छा, मैंने अभी तक उस जगह का निरीक्षण नहीं किया है, मैं जाकर अच्छी तरह से देखूंगा। ठीक है। दोपहर के भोजन के बाद विपिन ने नाना नानी को अपने बैकपैक से स्वास्थ्य देखभाल औषधि की कई बोतलें दी। यह औषधि बुजुर्गों के लिए असाधारण पोषण पूरक थी। विपिन, ये तो बहुत महंगी होगी, है ना? तुम अगली बार हमारे लिए ऐसी चीज मत लाना, नानी ने बड़े प्यार से कहा। नहीं नानी, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि इसे तो मैंने खुद बनाया है। मैं आजकल देसी जड़ी बूटियों की पढ़ाई कर रहा हूं और उनसे इलाज के बारे में सीख रहा हूं। उन्हीं से सीखने के बाद मैंने इसे बनाया है। मैं इन्हें बड़े मालिक लोगों को बेचता हूं। इसका असर बहुत प्रभावी है, तो वे लोग इन्हें खुशी खुशी खरीद लेते हैं। सचमुच? नाना जी को शक हो रहा था। अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप इसे आजमा सकते हैं। नाना जी ने संदेह से बोतल का ढक्कन खोला और उसमें से एक लंबी घूंट मार ली। अगले ही पल उनका पूरा शरीर कांप उठा और उनकी आंखें चौड़ी चौड़ी हो गईं। उनके चेहरे पर अविश्वास की अभिव्यक्ति थी। औषधि उनके मुंह में ठंडी थी, लेकिन उनके पेट तक पहुंचते ही उबलने लगी। यह खून की गर्म धाराओं में बदल गई, जो उनके पूरे शरीर में फैल गई। उनका पूरा शरीर पिघलने लगा और यह अनुभव कमाल का था। उन्होंने आंखें बंद कर लीं और एक गहरी सांस ली। वह इस पल का आनंद ले रहे थे। जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो उनका मन प्रसन्न हो गया। विपिन, यह अविश्वसनीय है। सच में तुम्हारी औषधि अमृत है। मैंने कई वर्षों से इतना ऊर्जावान महसूस नहीं किया है, लेकिन अब मेरा शरीर ताकत से भरा हुआ है। इसके बाद वे खड़े हुए और अपने शरीर को फैलाते हुए एक अंगड़ाई ली। हाँ, मुझे लगता है कि मैं पहले से कुछ साल छोटा हो गया हूं। विपिन, ये तो कमाल हो गया। इस काम के साथ तुम्हें कभी भी पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। नानी जी भी गर्मजोशी से मुस्कुरा दी। विपिन बेटा, मैं तुम्हारी प्रतिभा के लिए बहुत खुश हूं। नाना नानी के साथ कुछ और बातचीत करने के बाद विपिन घर से बाहर निकला और गांव के आसपास किसी अच्छी जगह की तलाश करने लगा, जहां जड़ी बूटियों के लिए अच्छा वातावरण हो। पापड़ा गांव एक पर्वत श्रृंखला की जड़ों में बसा हुआ छोटा सा गांव था। इस क्षेत्र की भूमि में ऊर्जा का प्रवाह नगीना गांव या शहर की तुलना में बहुत अधिक था और औषधीय जड़ी बूटियों के उगाने के लिए यह एक विशेष स्थान हो सकता था। तो यह पक्का रहा, मैं यहीं औषधीय जड़ी बूटियों का बगीचा स्थापित करूंगा। यह गांव के लोगों के लिए भी एक अच्छी खबर होगी। विपिन ने एक पहाड़ी की चोटी पर खड़े होकर अपना मन बना लिया और आसपास के वातावरण को देखा। लेकिन मुझे पहले गांव के बुजुर्गों और गांव परिषद के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करनी होगी। वह मुड़ा और पहाड़ी से उतरकर वापस गांव की ओर चला गया। गांव की ओर जाने वाले रास्ते पर विपिन ने एक सुंदर सी महिला की परछाई को अपनी ओर आते देखा। वो लगभग 17 या 18 वर्ष की एक लड़की थी, जिसने सादा कपड़े पहने हुए थे, लेकिन इससे उसकी सुंदरता में जरा भी फर्क नहीं पड़ा था। उसका शरीर पतला था और उसके काले बाल झरने की तरह कंधों पर फैले हुए थे। जब पहाड़ी की हवा चलती तो उसके बाल मानो नृत्य करने लगते। सूरज की रोशनी में उसका चेहरा गुलाब की तरह खिला हुआ था, या यूं कहें कि वह एक परी की तरह सुंदर और आकर्षक लग रही थी, जैसे स्वर्ग से धरती पर उतरी हो। विपिन इस नजारे को देखकर दंग रह गया और चलते चलते अचानक रास्ते पर रुक गया। यार, उसके मुंह से अपने आप निकल गया। उस युवा लड़की ने भी विपिन को देख लिया था। उसकी भौहें थोड़ी हिली और उसने एक नजर में उसे पहचान लिया। तभी उसके चेहरे पर आश्चर्य की एक झलक दिखी। विपिन, उसने आवाज दी। वो तेजी से उसकी ओर बढ़ी।
उसका मासूम चेहरा मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान बेहद आकर्षक थी और उसकी आवाज कोयल की तरह सुरीली थी। क्या आप सच में विपिन हैं? मैं तो लगभग आपको पहचान ही नहीं पाई। तुम एक छोटी लड़की से इतनी सुंदर लड़की में कब बदल गई? विपिन मुस्कुराया। जैसे ही उसने उसे देखा, वो उसकी सुंदरता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। वो याद करने लगा कि यह वही छोटी लड़की थी जो बचपन में टोकरी पकड़े रहती थी और वो खेतों से आलू खोद कर उसमें डालता था, जो अब पलक झपकते ही एक सुंदर युवा लड़की बन गई थी। वे दोनों चौराहे पर खड़े होकर एक दूसरे को देख रहे थे। अचानक दोनों एक ही समय पर हंसने लगे। विपिन ने अवनी के हाथों में लकड़ी की टोकरी देखी और उसे लेने के लिए आगे बढ़ा। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। अवनी ने चुपचाप सिर हिलाया। इसके बाद वे दोनों कंधे से कंधा मिलाकर गांव की ओर चल दिए। आप यहां कब पहुंचे? अवनी ने धीमी आवाज में पूछा। आज दोपहर में, विपिन ने जवाब दिया। वैसे अवनी, तुम्हारी स्कूल की पढ़ाई कैसी चल रही है? जब अवनी ने यह सवाल सुना तो उसने अपना सिर नीचे कर लिया। उसके चेहरे पर कटु भाव उभर आए। क्या बात है? विपिन ने पूछा। मैंने स्कूल छोड़ दिया है, अवनी ने मुश्किल से जवाब दिया। वह उदास लग रही थी। आधे साल पहले पिताजी कुछ काम से पहाड़ों पर गए थे तो उनके पैर में चोट लग गई। हमने इलाज के लिए 1 लाख से अधिक रुपए खर्च कर दिए, लेकिन फिर भी कोई सुधार नहीं हुआ। हमारे परिवार की सारी बचत खत्म हो गई और हमने उनके इलाज के लिए कर्जा भी लिया था। इसलिए मैं अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पाई। मां को पिताजी की देखभाल करनी पड़ती है तो घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। विपिन यह सुनकर चुप हो गया। मुझे माफ करना अवनी, मुझे इस बारे में पता नहीं था। उसने लंबे समय के बाद माफी मांगी। कोई बात नहीं, अवनी ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुरा दी। विपिन देख सकता था कि उसकी मुस्कान में दर्द छिपा हुआ था और उसकी आंखें थोड़ी नम थीं। उसने एक गहरी सांस ली और उसके लिए खेद महसूस किया। अवनी एक बुद्धिमान और संस्कारी लड़की थी। उसके स्कूल के रिजल्ट्स अच्छे थे, इसलिए उसका मेवात मॉडल हाई स्कूल में आसानी से एडमिशन हो गया था। वह विपिन से 1 साल छोटी थी। जिस समय अवनी का मेवात मॉडल हाई स्कूल में एडमिशन हुआ था, उससे पहले ही विपिन को तनवीर के साथ लड़ाई के कारण स्कूल से रेस्टिकेट कर दिया गया था। इसी वजह से वे दोनों स्कूल में नहीं मिल पाए थे। अवनी के मेवात मॉडल हाई स्कूल में एडमिशन की बात उसने अपने मामा से सुनी थी, लेकिन उसके पिता की दुर्घटना वाली बात उसने आज पहली बार उसी के मुंह से सुनी। उसकी इंटेलिजेंस और क्षमताओं के कारण वह एक अच्छे कॉलेज में आसानी से एडमिशन ले सकती थी। अगर उसे स्कूल छोड़ना नहीं पड़ता तो उसका भविष्य उज्जवल होता। विपिन ने महसूस किया कि यह बहुत बुरा था। विपिन को चुप होते देख अवनी ने मुस्कुरा दिया। इतनी भी बड़ी बात नहीं है, वो बस एक स्कूल था। लेकिन अब मैं कोई छोटा सा बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रही हूं, या फिर मैं आपकी तरह पैकेज पहुंचाने का काम भी कर सकती हूं। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पैकेज डिलीवर करना बहुत मुश्किल काम है। ये जॉब तुम जैसी लड़कियों के लिए नहीं है, विपिन ने जवाब दिया। थोड़ी सी मेहनत ही तो है। तुम बदमाश लड़की। विपिन मुस्कुराया। मैंने पहले ही अपनी जॉब छोड़ दी है। मैं कुछ पैसों के साथ एक बिजनेस शुरू करने की सोच रहा हूं। ओह, किस तरह का बिजनेस? जिज्ञासा से पूछने पर अवनी की आंखें चमक उठी। औषधीय जड़ी बूटियां। मैं यहाँ पापड़ा गांव में एक बगीचा लगाने की सोच रहा हूं। अवनी की आंखें चौड़ी हो गईं। इसके लिए तो आपको बहुत पैसों की जरूरत पड़ेगी, है ना? हाँ, सही कहा। लेकिन मेरे पास कुछ पैसे हैं और मैं कुछ अमीर बिजनेस टाइकून्स के साथ जुड़ा हुआ हूं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, विपिन ने कहा। सच में? यह तो बहुत अच्छी खबर है, अवनी ने उत्साह से कहा। तो आपको फ्यूचर में मुझे काम पर रखना होगा। मैं बहुत मेहनती हूं। मूर्ख लड़की, तुम्हें स्कूल वापस जाना चाहिए। अगर तुम डिग्री ले लेती हो तो तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर रहेगा। लेकिन अवनी ने अपना सिर नीचा किया। ठीक है, लेकिन पहले मैं तुम्हारे घर जाऊंगा और तुम्हारे पिताजी की चोट की जांच करूंगा। मैंने हाल ही में कुछ मेडिकल स्किल्स सीखी हैं, शायद मैं कुछ मदद कर सकता हूं, विपिन ने कहा। हमने पहले पिताजी को हॉस्पिटल में दिखाया था, यहां तक कि गुड़गांव के बड़े से बड़े हॉस्पिटल में भी, लेकिन कहीं भी उनका इलाज नहीं हुआ और न ही कोई दवा काम आई। इसी चक्कर में हमने बहुत सारा कर्जा भी लिया था, अवनी ने निराशा से कहा। मैं उन्हें एक नजर देखना चाहता हूं, विपिन ने जवाब दिया और तेजी से गांव की ओर बढ़ने लगा। जिस रास्ते पर वे चल रहे थे वो पहाड़ी चौराहे से नीचे की ओर आ रहा था। आगे सड़क पर मुड़ने के बाद उन्हें सामने अवनी का घर दिखाई देने लगा। विपिन ने देखा कि उसके घर के सामने लोगों की भीड़ जमा थी और उनमें से कई लोग हंगामा कर रहे थे। यह देखकर उसकी भौहें सिकुड़ गईं। इसके अलावा वहां पर कई गाड़ियां खड़ी थीं। उनमें से एक पुलिस की गाड़ी भी थी। अवनी यह देखकर चिंतित हो गई। वह अपने घर की ओर तेजी से भागी। क्या हो रहा है अवनी? विपिन ने पूछा। वो कर्ज देने वाले हैं,
अवनी का चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखें घबराहट और असहायता से भर गईं। चिंता मत करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। वे दोनों तेजी से उसके घर की दिशा में दौड़ पड़े। अवनी के घर के सामने लगभग पूरा गांव जमा हो गया था। भीड़ के बीच में गुंडों की तरह कपड़े पहने हुए लगभग 10 लोग थे। वे बिल्कुल भी मिलनसार नहीं लग रहे थे। उनके पीछे 2 वर्दीधारी पुलिस अधिकारी थे जिनके चेहरे पर एक मजाकिया मुस्कान थी और वे मुंह में सिगरेट लिए सामने के दृश्य का मजा ले रहे थे। घर के सामने खड़े गुंडों में से एक छोटे कद का आदमी था जो थोड़ा मोटा और मध्यम उम्र का दिख रहा था। उसने एक बिजनेस सूट पहना हुआ था। उसकी नाक छपट्टी थी और उसके चेहरे पर मुहासे फैले हुए थे। उसकी गर्दन में एक सोने की मोटी चेन और 10 उंगलियों में सोने की अंगूठियां चमक रही थीं। यह मोटा आदमी, जिसका नाम विक्रांत था, अवनी के घर के दरवाजे के सामने खड़ा था और उसके चेहरे पर भयंकर भाव थे। उसके सामने एक महिला खड़ी थी और उसके बगल में व्हीलचेयर पर एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति बैठा था। वैष्णवी और तू श्रीकांत, मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे आज किसी भी हालत में अपने 1,50,000 रुपए चाहिए, वरना मैं तुम लोगों के साथ जो करूंगा वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, विक्रांत ने बदतमीजी से कहा। श्रीकांत का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया। बॉस विक्रांत, क्या यह संभव है कि आप हमें कुछ और दिन दें? आपको तो मेरे परिवार की स्थिति पता है। कुछ और दिन? मुझे याद है कि पिछली बार जब मैं यहां आया था तो तूने यही बात कही थी। तुझे और कितना वक्त दूं? विक्रांत ठंडे भाव से हंसा। लेकिन हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, श्रीकांत ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। कोई और रास्ता नहीं है? क्या तेरे पास खेत का एक टुकड़ा और घर नहीं है? भले ही उनकी कीमत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी तू उन्हें बेचकर एक अच्छी कीमत ले सकता है। अगर हम अपना घर बेच देंगे तो हम कहां रहेंगे? बॉस विक्रांत, आप बड़े दिल वाले हैं, हमें कुछ और दिन दें। हम आपके लिए पैसे इकट्ठा करने की पूरी कोशिश करेंगे, श्रीकांत ने लगभग भीख मांगते हुए कहा। जब गांव की भीड़ ने यह दृश्य देखा तो उन्हें उनके लिए दुख हुआ। आह, श्रीकांत का परिवार बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। एक खुशहाल परिवार इस तरह कैसे बन गया? ये विक्रांत बहुत क्रूर है, वो एक तानाशाह की तरह है। मैंने सुना है कि उसने उन्हें केवल इसलिए पैसे उधार दिए क्योंकि उसकी गंदी नजर अवनी पर टिक गई थी और अब वो उनका जीना दुश्वार कर रहा है। अवनी अभी एक छोटी बच्ची है, वो इस जैसे दुष्ट आदमी से शादी नहीं कर सकती। गांव वालों के अंदर गुस्सा भरा हुआ था, लेकिन वो गुंडों और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ असहाय थे। विक्रांत का गांव में आतंक था। पास के कस्बे में उसका एक रिश्तेदार पुलिस में था। अगर गांव में उसके खिलाफ कोई भी जाता तो वो उसे जेल में डलवा देता था। तुझे कुछ और समय देने का भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि तू कभी इतने पैसे इकट्ठा ही नहीं कर पाएगा। चाहे तू खुद को बेच दे, फिर भी तुझे इतने पैसे नहीं मिलेंगे। विक्रांत मुस्कुराया। इसलिए मैंने पहले ही कहा था, तू अवनी को मेरे साथ भेज दे और मैं तेरा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। जरा सोच, मैं कितना अच्छा इंसान हूं। बहुत सारे लोग मुझे अपना दामाद बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं यह मौका तुझे दे रहा हूं, मगर तू इसे अस्वीकार कर रहा है। कहीं तूने अपना दिमाग बेच तो नहीं दिया? ये देख, मैं तो कागजात भी लाया हूं। अगर तू इस पर हस्ताक्षर कर देता है तो हम रिश्तेदार बन जाएंगे और अवनी मेरी पत्नी बन जाएगी। फिर तुम्हें पैसे देने की कोई भी जरूरत नहीं। विक्रांत ने यह कहते हुए श्रीकांत को कुछ कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स दिखाए। व्हील चेयर पर बैठे श्रीकांत ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स को देखा और दर्द से अपनी आंखें बंद कर लीं। यह सब उसकी गलती थी। अगर वह उस दिन पहाड़ पर नहीं गया होता या अगर वह उस दुर्घटना का शिकार नहीं हुआ होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। दुर्घटना के कारण उसका परिवार इस हाल में था और वह अपनी पत्नी और बेटी के लिए बोझ बन गया था। उसकी वजह से अवनी ने स्कूल छोड़ दिया और अब वह उसे और कोई नुकसान नहीं होने देगा। श्रीकांत ने अपनी आंखें खोली और गुस्से में कहा, हम इस अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। अवनी हमारी बेटी है। हम उसे तुम्हारे जैसे किसी से शादी करने के लिए नहीं कह सकते। मैं जितनी जल्दी हो सके 1,50,000 रुपए इकट्ठा करूंगा और तुम्हें पूरी राशि वापस कर दूंगा। अगर तुम अब मेरा हाथ पकड़ना चाहते हो और मेरी बेटी से शादी करने पर जोर देना चाहते हो तो मैं अभी तुम्हारे साथ मर जाऊंगा। इसके बाद उसने अपने पीछे से एक रसोई का चाकू निकाला। विक्रांत यह देखकर कांप गया और एक कदम पीछे हट गया। तुझे क्या लगता है कि तू क्या कर रहा है? जल्दबाजी मत कर। किसी पर चाकू तानना कानून के खिलाफ है। कानून के खिलाफ? कानून किया करेगा। मैं तुझे मारकर खुद भी मर जाऊंगा। श्रीकांत की गुस्से में आंखें फूल गई थीं और वह किसी पागल की तरह व्यवहार करने लगा था। ऐसा मत करो, मत करो। विक्रांत जल्दबाजी में पीछे हटते हुए दोनों पुलिस अधिकारियों के पीछे छिप गया। तुम लोग देख क्या रहे हो? वो दिन दिहाड़े मुझे मारना चाहता है। विक्रांत ने पुलिस अधिकारियों की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया।
पुलिस अधिकारियों में से एक ने गुस्से में अपने मुंह से सिगरेट बाहर निकालते हुए कहा, श्रीकांत, चाकू नीचे रख दे, नहीं तो मैं तुझे गिरफ्तार कर लूंगा और कुछ सालों के लिए बंद कर दूंगा। श्रीकांत ने विक्रांत की ओर इशारा करते हुए गुस्से में कहा, आप पहले उसे यहां से जाने के लिए कहें। जब तक वो यहां है मैं चाकू नीचे नहीं रखूंगा। वैष्णवी यह सब देखना बर्दाश्त नहीं कर सकी। उसने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया और बैठकर जोर जोर से रोने लगी। गांव वालों की भीड़ इस दृश्य को देख और भी आक्रोशित हो गई। विक्रांत, हमारे पापड़ा गांव से बाहर निकल, कई गांव वाले चिल्लाने लगे। विक्रांत तुरंत गुस्से में लाल हो गया। ये किसने कहा? मुझे गांव से बाहर निकलने के लिए कौन कह रहा है? फिर विक्रांत ने गुस्से में अपने पीछे खड़े गुंडों की ओर इशारा किया। जिसने भी यह कहा उसे जल्दी से बाहर निकालो। इस धमकी के बाद हंगामा कम हो गया। विक्रांत जैसे गुंडे के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत किसी ने नहीं की। बाबा, मां! अवनी वहां पहुंच गई थी और भीड़ के बीच से निकलते हुए श्रीकांत के पास गई। उसने तुरंत श्रीकांत के हाथों से चाकू छीन लिया और उसे एक तरफ फेंक दिया। बाबा, आप ये क्या कर रहे हो? ये सब मेरी गलती है बेटी। श्रीकांत अपने आंसुओं को रोक नहीं सका। उसके चेहरे पर आंसुओं की एक लंबी धार बहने लगी। ओह अवनी, तुम यहां हो। एक अच्छी लड़की बनो और इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर दो। इसके बाद तुम्हारा सारा कर्जा माफ हो जाएगा और तुम मेरी पत्नी बन जाओगी। विक्रांत उसके पास आया और अजीब तरह से मुस्कुराने लगा। मैं अनपढ़ जरूर हूं, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार कैसे करना है। अगर तुम मेरी पत्नी बनती हो तो मैं तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार नहीं करूंगा। मैं तुम्हें सब कुछ खरीद कर दे सकता हूं जो तुम चाहो, अंगूठियां, हार, ब्रांडेड हैंडबैग, कुछ भी। विक्रांत की झुकी हुई आंखों में एक लालची लोमड़ी की तरह चालाकी भरी हुई थी, लेकिन वो ऐसा दिखावा कर रहा था जैसे उससे बेहतर इंसान इस दुनिया में है ही नहीं। अवनी बेटी, उसकी बात मत सुनो, वैष्णवी ने गुस्से में कहा। चाहे मैं कितनी भी कर्जदार क्यों ना हो जाऊं, लेकिन फिर भी मैं अपनी बेटी को तुम जैसे आदमी के साथ शादी के लिए नहीं कहूंगी। अरे धिक्कार है, तुम बीच में क्यों दखल दे रही हो? यह अवनी का खुद का फैसला होगा। बेकार मां, अपनी बेटी को अपनी पसंद भी नहीं चुनने दे रही। विक्रांत ने ऐसे कहा जैसे वह एक घटिया मां हो जो अपनी बेटी के फैसले में अड़चन डाल रही हो। अवनी वहां चुपचाप खड़ी थी। उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया और उसका शरीर कांप रहा था। उसने पीछे मुड़कर खाली और निर्जीव आंखों से अपने बाबा को देखा, जैसे वह कहना चाहती थी कि इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। अगर उसने डॉक्यूमेंट्स पर साइन नहीं किए तो उसका परिवार क्या कर सकता था? 1,50,000 रुपए उनके परिवार के लिए बहुत बड़ी रकम थी। उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने उन्हें फिर से खोला तो ऐसा लगा कि उसने अपना मन बना लिया था। कांपते हाथों के साथ वह डॉक्यूमेंट लेने आगे बढ़ी। यह देख विक्रांत की खुशी का तो कोई जवाब ही नहीं रहा। वह बेहद उत्साहित हो गया था। उसका शरीर उत्साह से लगभग कांपने लगा था जब उसने सोचा कि यह खूबसूरत, नाजुक सी दिखने वाली लड़की जल्द ही उसकी पत्नी होगी। इस बीच वैष्णवी की आंखें गुस्से से उभरी हुई थीं और उसका शरीर गुस्से से कांप रहा था। अवनी, क्या तुम सच में उस पर साइन करने वाली हो? भीड़ के बीच से एक शांत लेकिन गहरी आवाज सुनाई दी। अवनी स्तब्ध रह गई और उसका हाथ वहीं रुक गया। विक्रांत को गुस्सा आ गया। किस कमीने ने ऐसा कहा? जल्दी से मेरे सामने आओ। सफेद शर्ट में एक सादा दिखने वाला लड़का भीड़ से बाहर आया। कुत्ते, तू है कौन और क्या तू हीरो बनने की कोशिश कर रहा है? मैं तुझे मार दूंगा, विक्रांत ने गुस्से में लगभग गरजते हुए कहा। गांव वालों की भीड़ उसे उत्सुकता से देख रही थी। यह कौन है? मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा। ओह, मुझे याद आया, वह विपिन है, लक्ष्मी का बेटा और देवदत्त का नाती। ओह, तो यह विपिन है। मैंने उसे बहुत पहले देखा था, तब वह बहुत छोटा था। विपिन, आप? अवनी के मुंह से हैरानी में निकला। वह इस वक्त उलझन में थी। अवनी, उस चीज पर साइन मत करो, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी इस समस्या को हल करने में मदद करूंगा। अवनी की ओर बढ़ते हुए विपिन ने शांत भाव से कहा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। फिर विपिन ने मुड़कर विक्रांत को देखा और जैसे ही उसने उसकी ओर देखा, उसका चेहरा सख्त हो गया। सिर्फ 1,50,000 रुपए चाहिए, है ना? तुझे पैसे मिल जाएंगे। यह सुनकर सभी लोग दंग रह गए। विपिन को इतना पैसा कहां से मिला? भीड़ में से एक आवाज आई। मैंने तो सुना है कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया था और अब अपने दैनिक खर्चे के लिए डिलीवरी का काम करता है। उसके पास इतना पैसा कैसे हो सकता है? दूसरे ने कहा। श्रीकांत भी हैरान रह गया। उसने विपिन को देखते हुए मजबूरी में सिर हिलाया। वह जानता था कि यह लड़का किसी अमीर परिवार से नहीं था। भला उसके पास 1,50,000 रुपए कहां से आते? हालांकि वह लड़के की बहादुरी से प्रभावित था।
विक्रांत को चिंता होने लगी कि इस लड़के के पास वास्तव में कर्ज चुकाने के पैसे हो सकते हैं। तब उसके पास श्रीकांत के परिवार को मजबूर करने का कोई रास्ता नहीं बचेगा और ना ही वह अवनी को अपना बना पाएगा। लेकिन जब उसने गांव वालों की बातचीत सुनी कि विपिन सिर्फ एक गरीब डिलीवरी बॉय है तो उसे राहत मिली और वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। तू सिर्फ एक डिलीवरी बॉय है और तू 1,50,000 रुपए देने की बात कर रहा है? तू बस एक गंदी नाली का कीड़ा है और चला है हीरो बनने। अब यहां से चुपचाप निकल और अपने बिल में जाकर घुस जा। विक्रांत ने उसे अपमानित करने की कोशिश की। मोटे स्वर, ज्यादा बकबक मत कर, तुझे तेरे 1.5 लाख रुपए मिल जाएंगे, विपिन ने सख्त लहजे में जवाब दिया। कुत्ते, तेरी मुझे स्वर कहने की हिम्मत कैसे हुई? तूने कभी इतना पैसा देखा भी है? तेरी सारी जिंदगी गुजर जाएगी लेकिन इतना पैसा कभी नहीं कमा पाएगा, विक्रांत ने गुस्से में दांत भींचते हुए कहा। फिर वह ठहाके मारकर हंस पड़ा। तुझे बहुत जल्द पता लग जाएगा कि मैंने इतने पैसे देखे हैं कि नहीं, विपिन ने शांत भाव से कहा। विपिन के चेहरे पर शांत भाव देख विक्रांत बेचैन होने लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि इस लड़के के पास सच में पैसा हो? उसने अपने मन में सोचा। अवनी दौड़ते हुए विपिन के पास आई और तुरंत बोली, विपिन, मैं आपसे पैसे नहीं ले सकती। उन पैसों से आप अपना बिजनेस शुरू करने वाले हैं। अगर आपने पैसे दे दिए तो आपका बिजनेस शुरू नहीं होगा, फिर आप क्या करेंगे? अवनी को फिक्र थी कि कहीं उसकी वजह से विपिन का शुरू होने वाला बिजनेस पहले ही बंद ना हो जाए। पागली, चिंता मत कर, विपिन ने उसे सांत्वना दी। लेकिन अवनी लगभग रोने के कगार पर थी। अरे, क्या यह विपिन पागल हो गया है? क्या तुमने नहीं सुना? यह उसका व्यवसाय शुरू करने का पैसा है। कोई आश्चर्य नहीं, लेकिन उसने इतना पैसा कहां से कमाया? गांव वाले आपस में चर्चा कर रहे थे। विक्रांत चिंतित हो गया। उसे सब कुछ सकारात्मक नहीं लग रहा था। उसने हैरानी से लटका हुआ अपना जबड़ा बंद किया और फिर उसके चेहरे पर क्रूरता दिखाई दी। बच्चे, अपने काम से काम रख। क्या तूने नहीं सुना कि उन्हें तेरा पैसा नहीं चाहिए? फिर उसने अपने बाएं और दाएं देखा और इशारा किया। इस लड़के के दोनों हाथ पैर तोड़ दो। गुंडों ने उसका इशारा समझा और विपिन को चारों ओर से घेर लिया। बच्चे, अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं पहले ही यहां से भाग चुका होता, लेकिन अब तेरे भागने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जल्द ही तू एम्बुलेंस में जाने वाला है। विपिन को देखते हुए सभी गुंडे जोर जोर से हंसने लगे। आप क्या कर रहे हैं? अवनी चिल्लाई और विपिन के सामने आकर खड़ी हो गई। विपिन, आप यहां से जल्दी भाग जाओ, मैं आपको इसमें नहीं घसीटना चाहती। पागल लड़की, विपिन धीरे से हंसा और उसका सिर थपथपाया। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद वह उसके सामने आ गया। अरे वाह बच्चे, तेरे अंदर हिम्मत तो बहुत है, लेकिन क्या फायदा, जल्दी ही तेरी आंखें फूटने वाली हैं और शायद पैर भी टूटने वाले हैं। हाँ, अगर मुझे दया आ गई तो शायद मैं तेरे हाथ ना तोड़ूं, उन गुंडों के लीडर ने मुस्कुराते हुए कहा। विपिन ने उसकी ओर नहीं बल्कि एक तरफ खड़े दोनों पुलिस अधिकारियों की ओर देखा। क्या आप लोग कुछ नहीं करने वाले? ये सुनकर दोनों पुलिस अधिकारी हैरान रह गए। फिर वे फूट फूट कर हंस पड़े और विपिन की ओर मजाक में देखने लगे। यह बच्चा कितना मासूम है, एक पुलिस अधिकारी ने मजाक उड़ाते हुए कहा। फिर दोनों पुलिस अधिकारी मुड़ गए और दूसरी दिशा में देखने लगे। हा, अब तुझे पता चला कि विक्रांत का कितना दबदबा है। पास के कस्बे में मेरा बहनोई पुलिस स्टेशन में एक इंस्पेक्टर है और यहां मैं राजा हूं। अब तुझे मेरे मामले में दखल देने का अंजाम भुगतना पड़ेगा। विक्रांत घमंड में हंसा। इसे मार डालो, बिल्कुल भी दया मत करना, उसने विपिन की ओर उंगली उठाई और गुस्से में चिल्लाया। विपिन की ओर कदम बढ़ाते हुए गुंडों का झुंड बुरी तरह हंस रहा था। गांव के सभी लोग विपिन के लिए अफसोस महसूस करने लगे। विपिन केवल 19 साल का लड़का था। उसका गुंडों के इस समूह से कोई मुकाबला नहीं था। उनमें से कुछ लोग यह दृश्य देखकर चुप नहीं रह सके। उन्होंने अपनी बाजुएं मोड़ लीं और डीली ईंटें उठाकर विपिन की सहायता के लिए आगे बढ़ने लगे। गुंडों के बीच में खड़ा लड़का अभी भी पहले की तरह शांत और भावहीन था, जैसे उसके सामने ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा हो। अब तुम लोग यही चाहते हो तो मुझे क्रूरता दिखाने के लिए दोष मत देना, विपिन ने खुद से कहा। इसके बाद उसने अपनी काली गहरी आंखें उन गुंडों पर टिकाईं। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वे अनंत काल का अंधेरा अपने अंदर समेटे हुए हों। विपिन की पूरी आभा बदल गई। उसने गुंडों की ओर एक कदम बढ़ाया और एक मुक्का उनके लीडर को मारा। वह मुक्का बाहर से साधारण सा दिख रहा था, लेकिन उसके अंदर शक्तियों की एक लहर छिपी हुई थी। विपिन का साधारण सा मुक्का देखकर लीडर हंसने लगा, लेकिन अगले ही पल उसकी अभिव्यक्ति बदल गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह दर्द से जोर से चिल्लाया, आह! विपिन का साधारण दिखने वाला मुक्का अचानक बिजली की स्पीड से विक्रांत के लीडर के पेट में आ लगा।
वह कटी पतंग की तरह उड़ते हुए पीछे गिरा और असहनीय दर्द के कारण बेहोश हो गया। पलक झपकते ही दो और गुंडे उड़ते हुए बेहोश पड़े लीडर के ऊपर जा गिरे और उनके गिरते ही बेहोशी की हालत में भी लीडर के चेहरे पर दर्द की एक झलक दिखाई दी। विपिन के इस रूप ने वहां मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया था। जो लोग उसकी सहायता के लिए आगे बढ़ रहे थे वे अपनी जगह पर किसी मूरत की तरह जम गए। उनके मुंह हैरानी से खुले रह गए थे और वे नहीं जानते थे कि इस पर कैसे प्रतिक्रिया दें। बाकी बचे सभी गुंडों की आंखें भी चौड़ी हो गईं। वे जो देख रहे थे उस पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। एक साधारण से दिखने वाले बच्चे ने उनके लीडर को एक मुक्के में चित कर दिया था। वे अपने लीडर की ताकत को अच्छे से जानते थे, लेकिन वे इस छोटे बच्चे की ताकत का अंदाजा नहीं लगा पा रहे थे। विक्रांत की आंखें उसकी सॉकेट से बाहर निकलने वाली थीं। वह इस दृश्य को केवल अविश्वसनीयता के साथ देख सकता था। फिर होश में आते हुए उसने चिल्लाया, बेकार, तुम सब बेकार हो। तुम लोग उसे खड़े खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी से उसे मार डालो। मानो किसी सपने से जागने के बाद गुंडे फिर से उपद्रवी हो गए और विपिन की ओर दौड़ पड़े। विपिन ने अपनी कलाई चटकाई और ऐसे आगे बढ़ने लगा जैसे किसी पार्क में टहल रहा हो। जब उसने उनके हमलों को चकमा दिया तो उसका शरीर ऐसा लग रहा था जैसे वह चमक रहा हो। इस बीच उसके हर एक घूंसे, लात और कोहनी ने किसी न किसी को हवा में उड़ा दिया। आह ऊह! सभी गुंडे दर्द में चिल्लाते हुए एक एक करके गिर पड़े। गांव वालों के सामने का दृश्य ऐसा था जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो, लेकिन यह कोई रियल लाइफ नहीं बल्कि रियल लाइफ थी, जिससे सभी के जबड़े नीचे लटके हुए थे। इस बीच दूर खड़ा विक्रांत भी चकित था। उसका तो इस दृश्य को देखकर दिमाग सुन पड़ चुका था। दोनों पुलिस वालों का भी कुछ ऐसा ही हाल था। उन्हें तो अपने मुंह में रखी सिगरेट का भी अंदाजा नहीं था कि वह कब नीचे गिर गई। यह लड़का क्या बला है? एक पुलिस वाले ने खुद से कहा। यह कैसे हो सकता है? अवनी की आंखें भी चौड़ी हो गई थीं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रही थी। क्या यही विपिन था जिसे वह बचपन से जानती थी? वह कब से इतना ताकतवर हो गया? विपिन ने आखिरी गुंडे को लात मारते हुए दूर उड़ा दिया। उसने अपनी उंगलियों को चटकाया और एक डेविल स्माइल के साथ विक्रांत की ओर देखा। जब विपिन ने उसकी ओर देखा तो विक्रांत का पूरा शरीर कांप गया। उसके घुटनों में खड़े होने तक की ताकत नहीं बची। विपिन शांत भाव से उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसे अपनी ओर आता देख विक्रांत पीछे हटने लगा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। क्या कर रहे हो? मैं तुझे बता दूं, मेरा बहनोई एक पुलिस इंस्पेक्टर है। अगर तूने मुझे छूने की हिम्मत भी की तो वह तुझे नहीं छोड़ेगा। अच्छा, एक पुलिस इंस्पेक्टर? चलो फिर, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ते हुए विपिन के चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कान थी। विक्रांत और भी बुरी तरह से कांपने लगा। वह अपने दिल में उसे कोस रहा था। धिक्कार है, ये बच्चा कहां से आया है और वह इतना ताकतवर क्यों है? अचानक उसे कुछ याद आया और वह खिलखिलाकर हंस पड़ा। फिर वह दोनों पुलिस वालों की ओर भागा और कहा, तुम दोनों वहां क्यों खड़े हो? क्या तुम दोनों ने उसे इन सभी को पीटते नहीं देखा? जल्दी से उसे गिरफ्तार कर लो और उसे 2 या 3 साल के लिए जेल में बंद कर दो। दोनों पुलिस वाले होश में आ गए। वे विपिन के पास गए और उग्रता से कहा, बच्चे, तुमने एक अपराध किया है, हमारे साथ चलो। इसके बाद एक पुलिस वाले ने एक जोड़ी हथकड़ी निकाली और उसे पहनाने के लिए आगे बढ़ा। विपिन ने भावहीन रूप से उन दोनों को देखा। ये दोनों पुलिस वाले भ्रष्ट अधिकारी थे जो विक्रांत के टुकड़ों पर भौंकने के लिए भी तैयार थे और उसके साथ मिलकर गांव के निर्दोष लोगों को परेशान करते थे। इसके बाद उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा और एक पैर को 90 डिग्री के एंगल पर घुमाते हुए हथकड़ी लिए आगे बढ़ रहे पुलिस वाले के पेट पर जोरदार लात मारी। लात के लगते ही वह कागज के जहाज की तरह उड़ता हुआ एक कच्ची दीवार से जा टकराया। दूसरा पुलिस वाला हैरान रह गया। इससे पहले कि वह कुछ कह पाता, उसे एक घूंसा लगा और वह उड़ते हुए अपनी पुलिस गाड़ी से जा टकराया। विक्रांत यह देखकर स्तब्ध रह गया। क्या? उसका मुंह हैरानी में फटा का फटा रह गया। कहीं यह लड़का पागल तो नहीं हो गया है जो उसने पुलिस वालों को मारने की हिम्मत की? अचानक उसकी हैरानी खुशी में तब्दील हो गई। हा, तूने पुलिस वालों पर हाथ उठाया बच्चे, अब तू नहीं बचने वाला। जल्द ही तू लंबे समय के लिए जेल में जाने वाला है। उसने तुरंत अपने फोन पर एक नंबर डायल किया। अरे बहनोई साहब, यहां एक घटना हुई है। यहां एक बदमाश गुंडा है जिसने अभी अभी आपके 2 कांस्टेबल को पीटा है। जल्दी यहां आओ और उसे गिरफ्तार करो। कॉल कट करने के बाद वह विपिन के ऊपर हंसने लगा। बच्चे, मुझे आशा है कि तुझे जेल का खाना पसंद आएगा। सभी गांव वाले बेचैन हो गए। मामला तब ज्यादा गंभीर हो गया जब पुलिस वालों को पीटा गया। अरे नहीं, विपिन ने जल्दबाजी में गलती कर दी है। ये दोनों पुलिस वाले रिश्वतखोर हैं।
वे केवल कमजोर और निर्दोष लोगों को परेशान करना जानते हैं। हालांकि मुझे विपिन के लिए दुहक है, वह एक अच्छा बच्चा है। नहीं, हम उन्हें विपिन को गिरफ्तार नहीं करने देंगे। ये सबसे पहले पुलिस वालों की गलती है, विपिन का मामा चिल्लाया। ठीक है, उन्हें क्या लगता है कि हम असहाय और कमजोर हैं? मुझे विश्वास नहीं है कि वे हम सभी को गिरफ्तार कर सकते हैं। कई ग्रामीण विपिन के मामा की बात से सहमत थे और उनके हौसले बुलंद थे। विपिन, आप। अवनी उसके पास आई। उसका चेहरा गंभीर था और उसकी आंखें सूज गई थीं और लाल हो गई थीं, जैसे कि वह किसी भी समय फूट कर रोने लगेगी। ये सब मेरी गलती है, जो मैंने आपको इस रगड़े में घसीटा। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं कुछ लोगों को जानता हूं, भले ही इंस्पेक्टर यहां आ जाए, वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, विपिन ने उसे शांत कराते हुए कहा। यह सुनकर विक्रांत ठहाका मारकर हंस पड़ा। हाँ यार, तू कितना मजाकिया है। तू सिर्फ एक डिलीवरी बॉय है। भला तेरे कितने लोगों से कनेक्शन हो सकते हैं? हाँ, शायद तू अपनी दुकान के मालिक को बुलाएगा, है ना? हा। विपिन के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। वह आगे बढ़ा और बिना कुछ बोले विक्रांत के चेहरे पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। विक्रांत का चेहरा सूअर की तरह सूज गया था। कमीने, तूने मुझे पीटने की हिम्मत की, मैं तुझे मार दूंगा। विक्रांत अभी भी विरोध कर रहा था। विपिन ने उसे घुटनों पर एक लात मारी और विक्रांत जमीन पर गिर पड़ा, दर्द से कराहने लगा। यह एक बेहद दयनीय दृश्य था। गांव वाले इस रोमांचक दृश्य का पूरा मजा ले रहे थे, हालांकि उनमें से कुछ चिंतित भी थे। विक्रांत का बहनोई एक पुलिस इंस्पेक्टर था और हर कोई उससे डरता था। उसके खिलाफ जाने की किसी में भी हिम्मत नहीं थी। 20 मिनट तेजी से बीत गए। गांव के एंट्रेंस पर कान फोड़ने वाला पुलिस का सायरन सुनाई दिया। पुलिस की 3 गाड़ियां एक के बाद एक चल रही थीं। पुलिस वालों का एक दल कारों से उतरकर भीड़ की ओर आने लगा। दस्ते का नेतृत्व करने वाला एक 50 वर्षीय लंबा और पतला आदमी था। उसने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी और वह बिल्कुल भी मिलनसार नहीं लग रहा था। एक तरफ हट जाओ, सब लोग रास्ते से हट जाओ। वह गुस्से में भीड़ को हटाते हुए आगे बढ़ने लगा। तुम में से किसने एक पुलिस वाले पर हमला किया? जल्दी से सामने आओ। तुम पहाड़ी लोगों की इतनी हिम्मत, जो तुम लोगों ने कानून के खिलाफ जाने की हिम्मत की और एक पुलिस कांस्टेबल पर हमला किया। इंस्पेक्टर साहब, ये वो लड़का है। दोनों पुलिस वालों ने आगे बढ़कर विपिन की ओर इशारा किया। इंस्पेक्टर विपिन को देखकर हैरान रह गया, जिसकी ओर उन दोनों पुलिस वालों ने इशारा किया था। क्या इस छोटे बच्चे ने इन सबको मारा है? ऐसा कैसे हो सकता है? विक्रांत, जो किसी स्वर की तरह मुड़ तुड़ कर जमीन पर पड़ा हुआ था, ने जैसे ही इंस्पेक्टर को देखा, वह तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हुआ और इंस्पेक्टर की ओर रोते हुए भागा, जैसे उसके माँ बाप अभी अभी मर गए हों। जीजा जी, आपको जल्दी कुछ करना होगा। इस लड़के ने मुझे मारने की हिम्मत की। उसे ऐसी सजा सुनाना कि वह जेल में तड़प तड़प कर मर जाए। मुझे किसी भी हालत में उससे बदला लेना है। इंस्पेक्टर पांडे ने अपने सामने खड़े आदमी को देखा, जिसे वह लगभग पहचान नहीं सका। विक्रांत बहुत बुरी हालत में था। उसका चेहरा सूअर के सिर की तरह सूज गया था और उसके चेहरे की सारी विशेषताएं विकृत हो गई थीं। तुम विक्रांत हो? हाँ बहनोई साहब, यह मैं ही हूं। यह उस बच्चे का काम है। आपको मेरा बदला लेना होगा, विक्रांत ने रोते हुए कहा। इंस्पेक्टर पांडे को गुस्सा आ गया। अच्छा, तो इसी लड़के ने पुलिस वालों को भी मारा होगा? हाँ बहनोई साहब, और इसने तो आपको भी गाली दी। कहा कि एक छोटे से कस्बे का पुलिस इंस्पेक्टर मुझे छू भी नहीं सकता। विक्रांत ने अच्छे से नमक मिर्च छिड़क कर पूरी बात बताई। क्या सिर्फ एक छोटे कस्बे का इंस्पेक्टर? इंस्पेक्टर पांडे को गुस्सा आ गया। उसने अपने पीछे पुलिस वालों को आदेश दिया, तुम लोग अभी भी वहां क्यों खड़े हो? जल्दी करो, उसे गले लगाकर खातिरदारी के लिए पुलिस स्टेशन ले चलो। अगर मैंने इसकी खातिरदारी में कोई कमी छोड़ी तो मेरा नाम भी क्रियांश पांडे नहीं। सभी पुलिस वाले तुरंत हरकत में आ गए और विपिन को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़े। इससे पहले कि वे एक भी कदम आगे बढ़ा पाते, आप लोग क्या कर रहे हैं? विपिन को गिरफ्तार करने से पहले आपको हमारी लाश से गुजरना पड़ेगा। विपिन के मामा भीड़ से बाहर निकले और चिल्लाते हुए बोले। कुछ गांव वालों ने भी उनकी बात का अनुसरण किया और बाहर निकल आए। तुम सब कानून के खिलाफ जा रहे हो। इंस्पेक्टर पांडे को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया। विपिन अपने मामा के पास गया और कहा, चिंता मत करो मामा। फिर वह भीड़ को पार करते हुए पुलिस वालों की ओर बढ़ा। उसे गिरफ्तार कर लो, इंस्पेक्टर पांडे ने गरजते हुए कहा। विपिन ने आराम से अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। मुझे गिरफ्तार करने से पहले इंस्पेक्टर पांडे, आप इस व्यक्ति से बात कर सकते हैं और अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकते हैं। इंस्पेक्टर पांडे जोर से हंसा।
उसे यह बात केवल हास्यास्पद लग रही थी। उसके सामने खड़ा लड़का किसी गांव के आम बच्चे की तरह दिख रहा था और वह ऐसा घमंड दिखा रहा था जैसे वह डीआईजी साहब को जानता हो। विपिन की कॉल कनेक्ट हो चुकी थी। हेलो डीआईजी सर। इंस्पेक्टर पांडेय फूट फूट कर हंस पड़ा। ओह डीआईजी साहब, हाँ, ये लड़का किसे बेवकूफ बना रहा है। डीआईजी सर, यहाँ एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है। मैं अभी पापड़ा गांव में हूँ। यहाँ कुछ पुलिस कांस्टेबल अपनी वर्दी का गलत फायदा उठा रहे थे और गांव के निर्दोष लोगों को परेशान कर रहे थे। अब उनके स्टेशन का इंस्पेक्टर यहाँ है और मुझे गिरफ्तार करना चाहता है। ठीक है, उसे फोन दो। इंस्पेक्टर पांडेय, डीआईजी सर आपसे बात करना चाहते हैं। इंस्पेक्टर पांडेय की हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हा, अच्छा, अब डीआईजी साहब मुझसे बात भी करना चाहते हैं। ला भाई फोन दे, मैं भी देखूं कि तेरा सो कॉल्ड डीआईजी साहब कौन है। वो कुछ कदम आगे बढ़ा और फोन उठाया, फिर चिल्लाते हुए कहा, हेलो, तू जो कोई भी है अपना असली नाम बता। मुझे पता है कि तू कोई डीआईजी वीआईजी नहीं है, तेरी तरह मैं भी एक डीआईजी हूं। अब मैं तुझे भी पुलिस को गुमराह करने के लिए गिरफ्तार करूंगा। फोन की दूसरी तरफ से अभी तक कोई आवाज नहीं आई थी। इंस्पेक्टर की बात खत्म होने के बाद एक शांत आवाज ने कहा, जरा 1 मिनट रुको, मैं तुम्हारी बात कमिश्नर आर्यमन से कराता हूं। इसके बाद उसने फोन काट दिया। इंस्पेक्टर पांडेय कुछ पल के लिए अचंभित रह गया, फिर वह जोर जोर से हंसने लगा। हा, डीआईजी मिथिलेश के अलावा यहां एक कमिश्नर आर्यमन भी है। यार, तूने तो पूरी पुलिस टीम बना रखी है। कमिश्नर आर्यमन गुड़गांव पुलिस स्टेशन के हेड थे। जिस वक्त विपिन को गिरफ्तार किया गया था उस वक्त वो एक केस के सिलसिले में देश से बाहर गए थे, इसलिए उनकी जगह पर कुछ समय के लिए कमिश्नर रविंद्र को हेड बना दिया गया था। विपिन को इसके बारे में बाद में पता चला। तुरंत इस लड़के को गिरफ्तार कर लो। इंस्पेक्टर पांडेय ने विपिन की ओर इशारा किया और पुलिस वालों को आदेश दिया। उसने अभी अभी यह बात खत्म ही की थी कि तभी उसके फोन की घंटी बजी। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और जैसे ही फोन की स्क्रीन देखी, उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसका पूरा शरीर कांप उठा। जिस हाथ से उसने फोन पकड़ा था वह भी कांपने के कारण हिल रहा था। कमिश्नर आर्यमन। वह अपने फोन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर डर से हकलाया। तो वो सच में डीआईजी मिथिलेश थे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वह बेहोशी के कारण लगभग गिरने वाला था। डीआईजी मिथिलेश नूह जिले के टॉप अधिकारियों में से एक थे। उनके एक शब्द से ही उसका करियर खत्म हो सकता था, लेकिन उसने तो उन्हें ही बुरा भला कह दिया था और इतना ही नहीं, उसने उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी भी दी थी। जब उसे यह याद आया तो उसका शरीर और भी हिंसक रूप से कांप उठा। उसने कांपते हाथों से कॉल का जवाब दिया। कॉल के दूसरे छोर से एक तीखी आवाज आई, इंस्पेक्टर पांडेय, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गांव के निर्दोष लोगों को परेशान करने की? अब जल्दी से वहां से निकलो और अपने सभी आदमियों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचो। कमिश्नर आर्यमन, मैं इंस्पेक्टर पांडेय हकलाया। उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे वह रोने ही वाला हो। तुम क्या, जल्दी से वहां से निकलो। क्या तुम्हें पता नहीं कि तुमने किससे पंगा लिया है? मैं तुम्हें बता दूं, उस लड़के ने अकेले ही कमिश्नर रविंद्र और एसीपी लोकेश का खेल खत्म कर दिया था। यह सुनकर इंस्पेक्टर पांडेय का मुंह हैरानी से खुला रह गया। उसकी आंखों में डर की एक झलक दिखाई दी। क्या यह वही लड़का है? ये वो कैसे हो सकता है? उसने विपिन की ओर बड़े सदमे के साथ देखा। उसे देखते समय उसकी आंखों में डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। कल नूह जिले के सभी पुलिस स्टेशनों में एक फैक्स भेजा गया था कि कमिश्नर रविंद्र और एसीपी लोकेश को अपने पदों से निष्कासित किया जा चुका है। इस खबर ने जंगल में आग की तरह पूरे नूह जिले के पुलिस विभाग में हड़कंप मचा दिया था। लेकिन इंस्पेक्टर पांडेय को यह उम्मीद नहीं थी कि जिस लड़के की वजह से वे दोनों निष्कासित किए गए थे, उसके अगले ही दिन वह उसी लड़के से टकरा जाएगा। मैं गया, अब तो मेरा करियर और जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद समझो। यह सोचते हुए उसके घुटने कमजोर पड़ गए और वह जमीन पर गिर पड़ा। विक्रांत पूरी तरह से भ्रमित था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका बहनोई, जो एक पुलिस इंस्पेक्टर था, इतनी दयनीय हालत में क्यों था। आपको मेरे लिए खड़ा होना होगा जीजाजी। वह फिर रो पड़ा। अबे चूतिए, तू अभी भी किसी बच्चे की तरह रो रहा है। मेरी आंखों के सामने से दफा हो जा। यह सब तेरी मेहरबानी है जो मैं इस हालत में हूं। अब जब मेरी नौकरी चली जाएगी तब जाकर तुझे तसल्ली मिलेगी। मैं तुझे मार दूंगा गधे के बच्चे। इंस्पेक्टर पांडेय ने विक्रांत पर हमला करते हुए उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ों की बरसात कर दी। विक्रांत पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्यों उसका जीजा उसे मार रहा था। यह नजारा देख रहे सभी गांव वाले हैरान थे। हे भगवान, विपिन एक उच्च अधिकारी से परिचित है।
मुझे लगता है कि उसने डीआईजी के बारे में कुछ जिक्र किया था। क्या डीआईजी? वो तो जिले के मुख्य अधिकारियों में से एक होता है। हे ईश्वर, वह जिले के एक उच्च अधिकारी को जानता है। विपिन की ओर गांव वालों की नजरें अब पूरी तरह बदल गई थीं। वे उसे आदर और सम्मान के साथ देख रहे थे। इंस्पेक्टर पांडेय चुपचाप वहां से निकल गया। जाने से पहले उसने विपिन से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश की थी, लेकिन विपिन ने उसे कोई भाव नहीं दिया। विक्रांत अपने सूजे हुए चेहरे को छूते हुए निराश होकर जमीन पर लेट गया। गांव वालों की भीड़ ने तालियां बजाईं और विपिन के चारों ओर इकट्ठा हो गई। बहुत अच्छे विपिन, शुक्र है जो तुम आज यहां थे, वरना अवनी के परिवार के साथ बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता, एक गांव वाले ने कहा। विपिन, तो तुम सच में डीआईजी साहब से परिचित हो? किसी ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, आप लोग कुछ ऐसा ही समझ सकते हैं। मैं किस्मत से उनसे मिला था, विपिन ने सिर हिलाकर जवाब दिया। वाह, भीड़ में हंगामा मच गया। तुम उसे जानते हो, ये तो बहुत अच्छी खबर है विपिन। अगर तुम ऐसे अधिकारी से परिचित हो तो तुम्हारा भविष्य जरूर उज्जवल होगा और तुम बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचोगे। सच में लक्ष्मी ने एक अच्छे बेटे को जन्म दिया है। विपिन वास्तव में बदल गया है। न केवल वो एक उच्च अधिकारी से परिचित है, बल्कि वो कुंग फू भी जानता है। गांव वाले उसकी प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। अब उन्हें लक्ष्मी पर भी गर्व होने लगा था कि उसका बेटा इतना काबिल है। अवनी भीड़ से अलग खड़ी थी और विपिन को उलझन भरी नजरों से देख रही थी। जब वो आज उससे इतने सालों बाद मिली तो उसने सोचा था कि वह पहले जैसा ही होगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि विपिन इतना काबिल और महान व्यक्ति बन गया है। वह उसके लिए खुश महसूस कर रही थी, लेकिन साथ ही एक हल्की जलन भी महसूस कर रही थी। विपिन गांव वालों से मिलने के बाद उनके बीच से बाहर निकला। उसने देखा कि विक्रांत घटनास्थल से भागने की तैयारी कर रहा था और उसके साथ गुंडों का एक झुंड भी था। विपिन मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा, तो तू भागना चाहता है? विक्रांत कांप उठा और डरते हुए जवाब दिया, क्या तुम्हें और क्या चाहिए? विपिन ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम्हें पैसे नहीं चाहिए? मुझे नहीं चाहिए, विक्रांत ने घबराते हुए कहा। जैसे ही वह जाने की तैयारी कर रहा था, उसका सिर झुकने लगा। तभी गांव के अंदर 3 गाड़ियां आती दिखाई दी। उनमें सबसे आगे एक शानदार रोल्स रॉयस फैंटम थी। तीनों कारें अवनी के घर के पास आकर रुकीं और सबसे पहले रोल्स रॉयस फैंटम से प्रभास बाहर निकला। उसके हाथ में एक बैग था और उसके पीछे कुछ बिजनेस सूट पहने लोग चल रहे थे। वे सभी लोग भीड़ के पास आकर रुके। प्रभास को देख विक्रांत का मुंह खुला का खुला रह गया। रोल्स रॉयस फैंटम पूरे नूह जिले में मशहूर थी। ये कार ब्रिलियंट प्रॉपर्टी कंपनी के प्रेसिडेंट की थी। विक्रांत हैरान था कि प्रभास यहां पापड़ा गांव में क्या कर रहे हैं। वो प्रभास का स्वागत करने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाला था कि तभी उसने प्रभास को विपिन की ओर हाथ हिलाते और चिल्लाते हुए सुना, विपिन, तुम्हारा बड़ा भाई आ गया है। मैं तुम्हारे लिए 1,50,000 रुपये लाया हूं। वैसे वो कमीना कहां है जिसने तुम्हें परेशान किया था? उसकी हिम्मत कैसे हुई जो उसने मेरे छोटे भाई को परेशान किया? यह सुनकर विक्रांत का दिमाग सुन्न पड़ गया। वो लगभग बेहोश होने वाला था। ओह माय गॉड, क्या मेरे कान मुझे धोखा दे रहे हैं? जो ब्रिलियंट प्रॉपर्टी का प्रेसिडेंट गांव के एक लड़के को अपना छोटा भाई कह रहा है। ये लड़का है कौन? न केवल वह डीआईजी मिथिलेश को जानता है, बल्कि मिस्टर प्रभास को भी जानता है। विक्रांत ने अपने सिर को और भी नीचे कर लिया, क्योंकि उसने सड़क के किनारे से भागने की कोशिश की। बड़े भाई, वो वहां है, लेकिन आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस उसे पैसे दे दो। विपिन ने विक्रांत की ओर इशारा किया। फिर उसने कहा, उसका नाम विक्रांत है और वह बस एक गली का गुंडा है। प्रभास हैरान रह गया। विक्रांत, ये नाम मैंने पहले कहां सुना है? वह कुछ देर तक सोचता रहा। ओह, तो ये तुम हो। मैं तुमसे एक बार मिल चुका हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे छोटे भाई को परेशान करने की? यह पैसा पकड़ो, और हां, आज से बेहतर होगा कि तुम अपनी कमर कस लो, क्योंकि तुम्हारे सारे धंधे जल्द ही बंद हो जाएंगे। तुम्हें अभी तक पता नहीं कि तुम्हारी कंपनी किसके साथ काम कर रही थी। प्रभास ने विक्रांत के करीब झुककर उसके कान में धमकी दी। फिर उसने ब्रीफकेस विक्रांत को सौंप दिया, उसके कंधे को थपथपाया और खुशी खुशी विपिन की ओर बढ़ गया। विक्रांत कांप उठा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया था। गुंडों के झुंड द्वारा सहारा दिए जाने पर ही वह अपनी गाड़ी में बैठ सका और उनकी गाड़ी जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल गई। गांव वालों ने एक बार फिर विपिन की प्रशंसा में जय जयकार की। क्या बात है, वो एक अमीर मालिक को भी जानता है। सच में विपिन एक प्रतिभाशाली लड़का बन चुका है। बिग ब्रो प्रभास। विपिन ने प्रभास से हाथ मिलाया। विपिन, मैं अपने कुछ बेस्ट एम्प्लॉयज को अपने साथ लेकर आया हूं। वो वृक्षारोपण के लिए एक ड्राफ्टिंग प्रपोजल तैयार करने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। प्रभास ने अपने पीछे खड़े लोगों के समूह की ओर इशारा किया।
थैंक्स बिग ब्रो प्रभास, लेकिन मुझे पहले गांव वालों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करनी होगी, तभी जाकर मैं आपकी मदद लूंगा, विपिन ने कहा। किस बारे में बात करनी है विपिन? उसके मामा ने पूछा। मामा, बात ऐसी है कि मैं यहाँ पापड़ा गांव में एक औषधीय जड़ी बूटी का बागान विकसित करने की योजना बना रहा हूं, विपिन ने समझाते हुए कहा। एक बागान? यह तो एक शानदार विचार की तरह लग रहा है। अगर यह सफल हुआ तो यह गांव के लिए भी अच्छा होगा, उसके मामा ने कहा। ठीक है, गांव का मुखिया कहां है? जल्दी से उसे बुलाकर लाओ। गांव का मुखिया शहर गया है, किसी ने जवाब दिया। जल्दी करो, उन्हें फोन करो और उसे यहां वापस आने के लिए कहो। विपिन, मैं और ये कुछ लोग, हम सभी ग्राम पंचायत का हिस्सा हैं, विपिन के मामा ने अपने पीछे खड़े कुछ लोगों की ओर इशारा करते हुए कहा। चलो, मुखिया के आने तक पहले हम इस मुद्दे पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, विपिन ने सिर हिलाया। इसके बाद विपिन अवनी के पास गया और उससे कहा, अवनी, मुझे पहले उनके साथ बगीचे वाले मुद्दे पर कुछ चर्चा करनी है। मैं बाद में तुम्हारे पिता का पैर देखने आता हूं। ठीक है, आप पहले अपना काम पूरा कर लो, अवनी ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। अवनी को देखकर प्रभास की आंखें चमकने लगी। उसने धीमी आवाज में बात करते हुए विपिन को छेड़ा। अहो, ये उतनी भी बुरी नहीं है, तुम तो एक चुंबक की तरह हो। बिग ब्रो, आप किस बारे में बात कर रहे हैं? विपिन को शर्म आ गई। चिंता मत करो, मैं मिस अहाना को कुछ नहीं बताऊंगा, प्रभास ने मजाक किया। विपिन ने आगे कुछ नहीं कहा क्योंकि कुछ भी समझाना व्यर्थ था। इसके बाद उन लोगों का समूह आगे की चर्चा के लिए गांव के पंचायत घर गया। विपिन के मामा और अन्य लोग इस प्रस्ताव पर बहुत उत्साहित थे और इसलिए चर्चा सकारात्मक रूप से समाप्त हुई। विपिन ने गांव के पूर्व में पूरे पहाड़ को हासिल करने की योजना बनाई। वह न केवल विकास और रखरखाव के सभी खर्चों को वहन करेगा, बल्कि वह बगीचे में काम करने और जड़ी बूटियों की देखभाल के लिए ग्रामीणों को काम पर रखने को भी प्राथमिकता देगा। इसके बाद वे लोग बगीचे के बुनियादी ढांचे की तैयारी के लिए भूमि का निरीक्षण करने पहाड़ पर गए। विपिन, यहाँ का दृश्य बहुत अच्छा है, अगर हम यहाँ कुछ हवेली बनाते हैं तो क्या होगा? इसके अलावा इस जगह पर आने वाला रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ है। मैं यहाँ आते वक्त लगभग गाड़ी में गिर गया था। हमें एक अच्छी सड़क भी बनानी होगी, प्रभास ने सुझाव दिया। हाँ बिग ब्रो, हमें रास्ते के लिए कुछ करना होगा, विपिन ने सड़क की महत्वपूर्णता समझते हुए कहा। तो यह तय रहा, मैं वापस जाने के बाद ड्राफ्टिंग टीम से बात करूंगा और सबसे बेस्ट ड्राफ्टिंग प्रपोजल चुनने के बाद मैं उन्हें तुम्हें भेज दूंगा। रही सड़क ठीक करने की बात, मैं इस बारे में भी कुछ करता हूं। विपिन, तुम पैसे की चिंता मत करना, सोहम और अन्य लोग इस बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए मरे जा रहे हैं। मुझे बस उन्हें बताना होगा और पैसा अपने आप चलकर आ जाएगा। थैंक्स बिग ब्रो, वैसे आज आपको फिर से परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं, विपिन ने कहा। इसके बाद उन लोगों ने कुछ और बातचीत की। फिर जब आसमान में अंधेरा छा गया तो प्रभास और अन्य लोग वहां से निकल गए और विपिन अवनी के घर की ओर चला गया। विपिन आ गया है, श्रीकांत ने विपिन को आते देख उसका स्वागत किया। विपिन, तुम एक महान परोपकारी बच्चे हो। मुझे नहीं पता कि तुम्हें कैसे शुक्रिया बोलूं, लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं पैसे इकट्ठा करूंगा और जितनी जल्दी हो सके उन्हें वापस कर दूंगा। मामा जी, आप चिंता मत करो, आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। आप ऐसा समझिए कि मैंने वो पैसे अवनी को वापस स्कूल लौटने के लिए उधार दिए हैं। इतना कहने के बाद विपिन ने अपना बैकपैक खोला और उसमें से 50,000 रुपए निकाले। विपिन के पास यह पैसा पहले से ही रखा हुआ था, लेकिन उसने विक्रांत को देने के लिए अपना बैग नहीं खोला था क्योंकि वहां पुलिस वाले भी थे और इतनी नकदी देखकर वे बेफालतू के सवाल जवाब करने लगते। मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर सकता। जब विपिन ने 50,000 रुपए श्रीकांत की ओर बढ़ाए तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। हाँ विपिन, हम पहले से ही आपके एहसान का एक बड़ा बोझ ले चुके हैं, हम आपके पैसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं? क्या आप वृक्षारोपण करने की योजना नहीं बना रहे हैं? उसके लिए बहुत पैसे की आवश्यकता होगी, है ना? इस बीच वैष्णवी भी वहां पहुंच चुकी थीं और उन्होंने भी पैसे लेने से मना कर दिया। मामी जी, आप चिंता मत करो, यह पैसा मेरी योजनाओं को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करेगा। अवनी ने काफी लंबे समय से स्कूल छोड़ दिया है, अगर वह जल्द ही स्कूल में नहीं गई तो उसका नाम भी काटा जा सकता है। विपिन को अपनी इतनी चिंता करते देख अवनी की आंखों से आंसू निकलने लगे। आप इन्हें रख लो, विपिन ने श्रीकांत के हाथों में पैसे रख दिए। मामा जी, मैं यहाँ आपका पैर देखने आया था। मैंने पिछले कुछ सालों में चिकित्सा कौशल का अभ्यास किया है, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। विपिन ने यह कहते हुए श्रीकांत के पैर की ओर देखा। ठीक है विपिन, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारे कौशल पर संदेह है, लेकिन मेरे पैर का कोई इलाज नहीं है। हम कई अलग अलग अस्पतालों में गए हैं, लेकिन फिर भी इसका कुछ इलाज नहीं मिला।
श्रीकांत ने निराश होकर आह भरी। आह, अगर मैं उस दिन पहाड़ में प्रवेश नहीं करता और उस खजाने के लालच में अंधा नहीं होता तो यह सब नहीं होता। श्रीकांत ने आह भरते हुए कहा। खजाना? कौन सा खजाना? विपिन ने पूछा। विपिन बेटा, अब तुमसे क्या छुपाना। वहां पहाड़ों में शंखपुष्पी का एक डंठल है। वो प्राकृतिक शंखपुष्पी का डंठल बहुत बड़ा और लगभग 100-200 साल पुराना है। मैंने उस शंखपुष्पी के डंठल को उस दिन गलती से देखा था। फिर मैं आवेग में आकर उसे तोड़ने के लिए आगे बढ़ा। तभी मेरे पैर में कुछ घुस गया और उसी समय मेरा निचला हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया। बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद मैं वहां से निकलकर पहाड़ से नीचे आया था। 100-200 साल पुरानी शंखपुष्पी। विपिन बहुत उत्साहित हो गया। सदियों पुरानी एक शंखपुष्पी बहुत ज्यादा प्राकृतिक ऊर्जा से भरी होती है और वह शक्तियां बढ़ाने में बहुत ज्यादा मददगार हो सकती है। शंखपुष्पी कहां है? क्या वह अभी भी वहां है? हाँ, मैंने किसी और को नहीं बताया। तो मामा जी, आपके पैर में किस चीज से छेद हुआ? मुझे उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन वो एक अजीब फूल था। उसमें बहुत सारे कांटे थे। उन्हीं कांटों में से एक मुझे चुभा था। मैंने उनमें से एक फूल तोड़कर उसे चारों ओर दिखाया, लेकिन डॉक्टरों को भी उसके बारे में नहीं पता था। क्या आपके पास वो फूल अभी भी है? शायद उसे देखकर कुछ पता चल जाए, विपिन ने कहा। वैष्णवी कमरे के अंदर गई और एक लकड़ी का डिब्बा बाहर निकाल कर लाई। उस डिब्बे के अंदर 7 पंखुड़ियों वाला एक सूखा हुआ फूल था, जिसका रंग खून की तरह लाल था। विपिन ने फूल उठाया और ध्यान से उसका निरीक्षण किया। फिर अपने मस्तिष्क में मौजूद ग्रंथों को याद कर उसकी पहचान करने लगा। इस फूल को पुष्कला नाम से जाना जाता था। इसका जहर घातक नहीं था, लेकिन इससे निपटना बेहद जटिल था। यह कुछ जहरीले पेय पदार्थों को रिफाइन करने में आवश्यक अवयवों में से एक था। अजीब बात है, यह पुष्कला एक सामान्य फूल नहीं है। यह केवल ऊर्जा के प्रबल प्रवाह वाले स्थानों पर उगता है। यह वर्तमान समय में विलुप्त हो जाना चाहिए था, या कम से कम बेहद दुर्लभ होना चाहिए था। क्या विपिन अवनी के पिताजी के पैरों का इलाज कर पाएगा? क्या विपिन उस सदियों पुराने शंखपुष्पी के डंठल को लेने पहाड़ों में जाएगा? आखिर क्या होगा विपिन की इस दिलचस्प कहानी का अगला पड़ाव? जानने के लिए बने रहें हमारी कहानी में, सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर।